अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स की जो न्यू बुक आई है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से शाया की गई है बेटा, उसे हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स जो कि चैप्टर का नाम है, टॉपिक 4.7 को स्टार्ट करना है, जिसका नाम है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सबसे पहले हम देखेंगे और देखेंगे ये क्वेश्चन लॉन्ग बनता है, शॉर्ट बनता है या किस तरह बनता है। उसके बाद हम सेंटर ऑफ मास को देखेंगे। अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को देखेंगे तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर डायग्राम और फिर मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर इसे हम कमल करेंगे। तो बेटा ऐसे हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बाकायदा पैटर्न के मुताबिक आपको मैं बताऊंगा कि किस पैटर्न के मुताबिक आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कंप्लीट करना है। उसके बाद हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लमीना कि प्लेन लमीना की जो शेप होगी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तो कैसे निकालना है उसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर एक्सप्लेन, फिर डायग्राम और फिर मैथमेटिकल फॉर्म। देन हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की, उसकी डेफिनेशन और फिर उसे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो टॉपिक 4.7 सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक 4.7 सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहता है एन ऑब्जेक्ट इज कंपोज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। ईच पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब के ऊपर एक फोर्स लगती है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम कहते हैं। डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और उनकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। एज द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल एज कंपेयर टू द अर्थ, अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के लिहाज से छोटा है, द वैल्यू ऑफ जी कैन बी टेकन एज यूनिफॉर्म ओवर ऑल पार्टिकल्स। तो उस पार्टिकल्स के ऊपर वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, वो यूनिफॉर्म होगी। यानी कि कहता है ये अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अब हर पार्टिकल की एक डायरेक्शन है, वो क्या है, ग्रेविटी की तरफ है, और हर एक पार्टिकल के ऊपर एक वैल्यू है जी की जो कि क्या होती है, यूनिफॉर्म रहती है तमाम चीज़ों के ऊपर। Therefore, each particle experiences the same force mg। हर एक पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लग रही है, कौन सी, mg की। Since all these forces are parallel and act in the same direction, जितनी भी ये फोर्सेस होगी सारी पैरेलल होगी और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, एक तरफ ही होगी। सो द रिजल्टेंट शो इन फिगर, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, विल बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो इनका जो रिजल्ट है वो तमाम फोर्सेस के इक्वल आएगा। जैसे कि देखिए ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये डायग्राम के अंदर देखिए छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इन सब की डायरेक्शन किस तरफ है, नीचे की तरफ है सब की डायरेक्शन। और एक दूसरी डायग्राम है उसके अंदर एक पार्टिकल है, उसकी डायरेक्शन भी किसकी तरफ है, नीचे की तरफ है। अब कहता है वी नो दैट सम ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन आर पार्टिकल इज इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि जितने भी हमारे पास पार्टिकल्स है उनका जो सम है वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के। ये W है जो कि वेट को शो करता है, जिसका फार्मूला होता है mg, और m क्या है, ये तमाम पार्टिकल का मास है। हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है W इज इक्वल है स्मॉल mg, ठीक है, ये वेट का फार्मूला होता है। लेकिन इस m की जगह पे क्या इस्तेमाल हुआ है, कैपिटल M। और इस कैपिटल M का क्या मतलब है कि तमाम छोटे पार्टिकल जितने भी ऑब्जेक्ट है उनका जो मास है वो होगा। साथ ही उसने डेफिनेशन दे दी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट वेयर द टोटल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर टू बी एक्टिंग। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका ये वाला वो पॉइंट है जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट की जितनी भी फोर्स है वो इसके ऊपर लाई कर रही है। इफ अ बॉडी इज सपोर्टेड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इट स्टेज देयर द विदाउट रोटेशन। ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट होगा जिसके ऊपर बॉडी किसी भी सपोर्ट के बगैर रोटेट मूव कर सकती है। The center of gravity of an object regular shape lies at its geometrical center। अब कहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का निकालना है और वो रेगुलर शेप के अंदर है तो वो ज्योमेट्रिकली सेंटर उसका होगा। यानी कि अगर मेरे पास ये एक स्क्वायर है, इसका अगर आपने सेंटर निकालना है तो इसका जो सेंटर वाला पॉइंट होगा आप इसको फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, वो जो पॉइंट निकलेगा वो इसका सेंटर पॉइंट होगा। अब यहाँ पे कहता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए ज्योमेट्रिकली शेप आपने कैसे निकालनी है वो बता दी हुई है। जैसे कि स्क्वायर या रेक्टेंगुलर निकालना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, ट्रायंगल के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, राउंड प्लेट निकालनी है तो सेंटर ऑफ द प्लेट, स्फीयर का निकालना है तो सेंटर ऑफ द स्फीयर, सिलेंडर का निकालना है तो सेंटर ऑफ एक्सिस,
और मीटर रूल का निकालना है तो सेंटर ऑफ रॉड। ये उसने कुछ शेप बता दिया है और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकल सकता है वो हमें यहाँ पे बता दिया है। अब देखिए बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन को लिखना किस तरह है। तो बेटा ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है मेरे पास, आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखनी है। ये जो डेफिनेशन दी हुई है, ये डेफिनेशन सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद आपने एक्सप्लेन की हेडिंग देंगे, यहाँ से आपने शुरू करना है और आपने यहाँ तक कंप्लीट करना है। उसके बाद डायग्राम की हेडिंग देके एक ये डायग्राम और एक ये डायग्राम, ये दो डायग्राम आपने ड्रा करनी है। उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और ये वाला काम करना है और उसके बाद यहाँ से शुरू करना है और ये एक पॉइंट कर देना है। बस ये आपने काम करना है तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लमीना। आपके पास एक प्लेन लमीना वाली शेप है, आपने उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, यानी कि रेगुलर शेप है, आपने उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे रीड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। कहा जा रहा है फॉर एन इरेगुलर शेप प्लेन लमीना, हमारे पास एक इरेगुलर शेप है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी फाउंड बाय सस्पेंडिंग इट फ्रीली थ्रू द डिफरेंट पॉइंट। आपने क्या करना है, आपने उस ऑब्जेक्ट को लेना है और उसका कोई भी एक पॉइंट ले लेना है और उसे दीवार के साथ फ्रीली लटका देना है। जैसे कि ये मेरे पास एक डायग्राम है, इसमें से कोई भी एक पॉइंट ले जा। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने ये वाला पॉइंट लिया है, इस पॉइंट को आपने पकड़ना है और दीवार के साथ आपने लटका देना है। Each time the object is suspending, the center of gravity lies on the vertical line draw from the point of the suspension with the help of a plumb line। आपने क्या करना है, आपने प्लम्ब लाइन की मदद से आपने जहाँ पे पॉइंट रुकेगा आपने उसके बिल्कुल सीधे लाइन ड्रा कर देनी है। ठीक है, आपने ये लाइन ड्रा कर दी। द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द पॉइंट वेयर टू सच लाइंस क्रॉस ईच अदर एज शो इन फिगर। फिर आपने क्या करना है, आपने उस पॉइंट को उठा देना है, फिर आपने कोई और पॉइंट लेना है और फिर आपने दीवार के साथ दोबारा लगाना है। जब आप देखिए ये दूसरा पॉइंट लिया, दीवार के साथ लगाए कि दोबारा अपने प्लम्ब लाइन की मदद से लाइन ड्रा कर देनी है। तो आप देखिए कि दोनों लाइनों के ऊपर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों पॉइंट टच कर रहे होंगे, तो वो जो पॉइंट टच कर रहा होगा वो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन एग्जिस्ट इनसाइड अ बॉडी और आउटसाइड द बॉडी एज इन द केस ऑफ अ कप। वो जो पॉइंट होगा वो इस बॉडी का इनसाइड वाला पॉइंट होगा। इस पॉइंट के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट है ये फ्रीली मूव कर सकता है। सिंपल बेटा, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन कौन सी लिखनी है, वो जो ऊपर आपको मैंने ब्लॉक दिखाया था, ये वाली डेफिनेशन। सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन लिख देनी है। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपने एक्सप्लेन की हेडिंग देनी है और आपने फॉर एन इरेगुलर शेप से शुरू करना है, डिफरेंट पॉइंट तक आपने जाना है। इतना लिखने के बाद आपने ये पहली डायग्राम ड्रा कर देनी है, फिर आपने ईच टाइम से शुरू करना है, क्रॉस ईच अदर तक आपने जाना है। यहाँ तक जाने के बाद दूसरी डायग्राम शो करनी है आपने और फिर आपने दिस सेंटर से शुरू करना है और यहाँ तक आपने इसको कंप्लीट कर देना है। तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आ प्लेन लमीना वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है बेटा सेंटर ऑफ मास, कि किसी भी पॉइंट का सेंटर ऑफ मास कौन सा होता है। कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल टू सिंगल पार्टिकल और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। न्यूटन का जो दूसरा लॉ है वो क्या करता है, वो सिंगल पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ अप्लाई होता है। इवन व्हेन द पार्ट ऑफ द सिस्टम हैव डिफरेंट वेलोसिटीज एंड एक्सीलरेशन, देयर इज स्टिल वन पॉइंट इन द सिस्टम whose acceleration could be found by applying second law. This point is called the center of mass of the system। कहता है इवन के आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसके आपके पास डिफरेंट पार्ट है, या वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है, आप इनमें से किसी एक पॉइंट के जरिए एक्सेलरेशन वगैरह अप्लाई करके आप सेकंड लॉ की मदद से सेंटर ऑफ मास मालूम कर सकते हैं। ये बेटा आप लोग छोड़ दे, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। आपने करना है यहाँ से डेफिनेशन, द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज डेड पॉइंट। सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है वेयर द होल मास, जहाँ पे तमाम मास जो सा क्या करता है, बॉडी इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, उस पॉइंट के ऊपर फ्रीली मूव कर सकता है, उस पॉइंट के ऊपर लाई कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिखाई गई है, इसके अंदर देखिए ये जो पॉइंट है, ये जो येलो वाले पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर ये जो रेंच है ये इजीली मूव कर सकता है। आपने सबसे पहले ये डेफिनेशन कर देनी है, उसके बाद आपने एग्जांपल की हेडिंग दे के आपने याद शुरू करना है। आ रोटेटिंग रेंच स्लाइड अलोंग अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर, देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रेंच, देयरफॉर इट्स सेंटर ऑफ मास शो बाय येलो डॉट फॉलो अ लीनियर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड।
ये जो हमारे पास डिफरेंट रेंज दिखाए गए हैं, इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा है जिसके ऊपर ये तमाम वजन क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। सिर्फ आपने ये इतना बता देना है और जो आपका सेंटर ऑफ मास है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा इसी के साथ टॉपिक 4.7 सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टॉपिक 4.8 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।